नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम आपको बताएंगे ओशो की 10 बातें जो जीवन को समझने में मदद करेंगी। बिल्कुल। ये ऐसे सूत्र हैं, ऐसे थ्रेड्स हैं ओशो के विचारों के, जो लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को, जो उलझने हैं ना हमारी, उन्हें सुलझाने में एक नया नजरिया, एक अलग पर्सपेक्टिव दे सकते हैं ओशो इनके जरिए। हाँ। और ओशो का अंदाज तो हमेशा थोड़ा अलग, थोड़ा प्रोवोकेटिव रहता ही है। तो देखते हैं इन 10 सूत्रों में क्या गहराई है। शुरू करते हैं पहले सूत्र से, और शायद सबसे फाउंडेशनल है ये, यहाँ और अभी में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। हाँ। ये बात सुनने में तो काफी सिंपल लगती है, हाँ। बट प्रैक्टिस करने में इतनी मुश्किल क्यों होती है? मुश्किल से लितकेल है, क्योंकि हमारा मन, हमारा माइंड, वो ट्रेन ही ऐसे हुआ है। ओशो कहते हैं कि हमारा ज्यादातर दुख, हमारी ज्यादातर बेचैनी, वो बस दो ही जगह से आती है। अच्छा। या तो बीते हुए कल के पछतावे से, मैंने वो क्यों किया, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, वो सब। राइट, रिग्रेट्स। हाँ, रिग्रेट्स। या फिर आने वाले कल की चिंता से, क्या होगा अगर फेल हो गया, तो वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारा मन ना एक पेंडुलम की तरह बस पास्ट और फ्यूचर के बीच झूमा रहता है। और इस झूले में वो जो अभी है, जो प्रेजेंट मोमेंट है, वो निकल जाता है हाथ से। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, वो पल जिसमें एक्चुअल लाइफ हो रही है, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो हमसे पूरी तरह से मिस हो जाता है। तो ओशो का पॉइंट ये था कि पास तो गया, पास्ट आ चुका, उस पर अब हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, उससे सीख सकते हैं, वो अलग बात है। ठीक है। और फ्यूचर, फ्यूचर अभी आया नहीं, वो सिर्फ एक प्रोजेक्शन है, एक पॉसिबिलिटी। असलियत जो रियलिटी है, वो सिर्फ ये पल है, हियर एंड नाउ, यहीं और अभी। हाँ। इसी में पूरी तरह से मौजूद होना, इसी को पूरी तरह से जीना ही उनके हिसाब से असली जीना है। लेकिन एक सवाल आता है मन में, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम फ्यूचर के लिए प्लान ही ना करें? जैसे पढ़ाई है, करियर, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सब तो फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं ना? तो क्या प्रेजेंट में रहने का मतलब है कि सब प्लानिंग छोड़ दें? नहीं नहीं, ये एक बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। ओशो प्लानिंग के खिलाफ नहीं थे। देखिए, प्लानिंग करना एक कॉन्शियस एक्टिविटी है। अच्छा। और वो आप करते प्रेजेंट मोमेंट में ही है। आप अभी बैठकर पूरे होश के साथ फ्यूचर के लिए एक रोड मैप बनाते हैं, वो ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तब आती है जब हम प्लानिंग करके उसके आउटकम से, उसके रिजल्ट से इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि हम प्रेजेंट में जीना ही भूल जाते हैं। सिर्फ उस फ्यूचर के क्या होगा में अटके रहते हैं। वो एंग्जाइटी है। अच्छा, तो प्लानिंग और एंजाइटी में फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। प्लानिंग करो, एक्शन लो, लेकिन उसके बाद उस चिंता को पकड़कर मत बैठो। जो अभी सामने है उस पर फोकस करो, प्रोसेस पर फोकस करो। समझ गई। तो फोकस प्रोसेस पर, प्रेजेंट एक्शन पर, ना कि सिर्फ फ्यूचर रिजल्ट की चिंता पर। हाँ, ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा, इस प्रेजेंट मोमेंट वाली बात से जुड़ता हुआ एक और जरूरी ख्याल है ओशो का, दूसरों की नकल ना करना, यानी डोंट इमिटेट सोसाइटी। अब हम तो सोशल बीइंग्स हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो थोड़ा बहुत इमिटेशन, एक दूसरे से सीखना, ये तो नेचुरल लगता है ना? हाँ, नेचुरल है। तो ओशो इसमें क्या प्रॉब्लम देखते थे? देखिए, सीखना नेचुरल है और जरूरी भी है, लेकिन ओशो जिस इमिटेशन की बात कर रहे थे वो थोड़ा, सरफेस लेवल सीखने से ज्यादा गहरा था। उनका मानना था कि लोग अक्सर ना भीड़ का हिस्सा बनने के चक्कर में, लोग क्या कहेंगे वाला डर, वही सोसाइटी के बनाए हुए नॉर्म्स, एक्सपेक्टेशंस, सफलता के जो पैमाने हैं, उन्हें बिना सोचे समझे फॉलो करने लगते हैं, बस कॉपी करने लगते हैं। मतलब इंसान अपना असली स्वरूप, अपनी यूनिकनेस, अपना ऑथेंटिक सेल्फ वो खो देता है। वो बनने की कोशिश करता है जो सोसाइटी उसे बनाना चाहती है, ना कि वो अंदर से है। एक तरह से अपनी ओरिजिनल कॉपी होने की जगह एक कार्बन कॉपी बन जाते हैं दूसरों की। बिल्कुल सही कहा। और ओशो के लिए ये सिर्फ पर्सनालिटी का मामला नहीं था, ये एक एग्जिस्टेंशियल इशू था उनके हिसाब से। एग्जिस्टेंशियल कैसे? उनके हिसाब से जब हम सोसाइटी को ब्लाइंडली इमिटेट करते हैं तो हम अपने अंदर के पोटेंशियल के दरवाजे बंद कर देते हैं। एक तरह से हम अपनी अंदर की आवाज, अपनी इंट्यूजन, हाँ, अपनी इंट्यूजन, अपनी यूनिक क्रिएटिविटी, उसको दबा देते हैं। हम वो ऑथेंटिक सेल्फ बनने से कतराते हैं जो शायद सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स में फिट ना हो। तो ये सिर्फ कंफर्मिटी नहीं है, ये अपने होने के असली मकसद से एक तरह का बिट्रेयल है। वाओ, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि इस सोसाइटल प्रेशर के बीच अपनी यूनिकनेस या अंदर की आवाज को पहचाने कैसे? जब चारों तरफ इतना शोर है, तो अपने मन की धुन कैसे सुनाई देगी? इसका जवाब ओशो कहते थे, थोड़ा
थोड़ा अकेलेपन में मिलता है, थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन में, भीड़ से थोड़ा हटकर अपने साथ वक्त बिताकर, अपने डिजायर्स को, अपने फियर्स को, अपने मोटिवेशंस को जरा ईमानदारी से देखकर, ये देखकर कि जो मैं कर रहा हूं या जो मैं चाह रही हूं वो मेरा अपना है या किसी और का दिया हुआ है, सोसाइटी का थोपाया हुआ है। ये आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है। इसमें हिम्मत लगती है। अपने आप को एक्सेप्ट करना जैसे भी हैं, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ, ये पहला कदम है। देखिए, दूसरों से इंस्पायर होना ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन उनकी लाइफ का ब्लूप्रिंट कॉपी करना, वो अपनी इंडिविजुअलिटी को खोना है। तो प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस और ऑथेंटिसिटी, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स तो जुड़ते हुए लग रहे हैं। हाँ, काफी क्लोजली लिंक्ड हैं। शायद प्रेजेंट में रहकर ही हम अपनी अंदर की आवाज को बेहतर सुन सकते हैं। और यहीं आई थिंक ओशो का तीसरा सूत्र आता है, ध्यान ही जीवन है, मेडिटेशन इज लाइफ। बिल्कुल। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि हम मेडिटेशन को तो अक्सर एक अलग एक्टिविटी समझते हैं, सुबह शाम आंख बंद करके बैठना, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि ध्यान ही जीवन है? हाँ, ओशो ने मेडिटेशन की जो ट्रेडिशनल इमेज है ना, उसको चैलेंज किया। उनके लिए ध्यान कोई स्पेशल टेक्निक या रिचुअल नहीं था कि दिन में 15-20 मिनट कर लिया बस। तो फिर क्या था? उनके लिए ध्यान एक क्वालिटी थी, एक गुण था, जो जीवन के हर काम में लाया जा सकता है। ध्यान का मतलब था अवेयरनेस, होशपूर्वक जीना। अवेयरनेस मतलब आप जो भी कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो सिर्फ मैकेनिकली नहीं, मशीन की तरह नहीं, बल्कि अपने पैरों के स्पर्श को फील करो, अपनी सांस को फील करो, आसपास की हवा को फील करते हुए चलो। अच्छा, खाना खा रहे हैं तो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि हर निवाले के टेस्ट, उसके टेक्सचर, उसकी स्मेल को पूरी तरह एक्सपीरियंस करते हुए खाओ। माइंडफुल्ली काम कर रहे हैं तो पूरे फोकस के साथ, बिना मन के इधर उधर भटके, उस काम में एकदम डूब कर करो। यानी कि हर एक्शन में 100% प्रेजेंट और अवेयर रहना, वही मेडिटेशन है। हाँ, इसके लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं, बल्कि जो कर रहे हैं उसी को मेडिटेशन बना ले। बिल्कुल, यही उनका रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था। देखिए, वो ट्रेडिशनल मेडिटेशन को क्रिटिसाइज नहीं करते थे, लेकिन उनका जोर इस बात पर था कि ध्यान को लाइफ से अलग मत करो। अगर आप दिन में 20 मिनट ध्यान करते हैं और बाकी के समझिए 23 घंटे 40 मिनट एकदम मैकेनिकल अनअवेयर लाइफ जीते हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड होगा। सही बात है। असली ट्रांसफॉर्मेशन तब आएगा जब अवेयरनेस आपकी ब्रीदिंग की तरह नेचुरल हो जाए, हर पल में, हर काम में। इससे ना सिर्फ लाइफ की क्वालिटी बढ़ती है, बल्कि छोटे से छोटा काम भी मीनिंगफुल लगने लगता है। माइंडफुल लिविंग ही ओशो के लिए मेडिटेशन का एसेंस था। एक कंटिन्यूअस स्टेट है ये, ना कि कोई शेड्यूल्ड इवेंट। ये अप्रोच तो मेडिटेशन को बहुत एक्सेसिबल बना देता है, मतलब कोई भी किसी भी लाइफस्टाइल में इसको इंटीग्रेट कर सकता है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये रिलेशनशिप से जुड़ा है और काफी इंटरेस्टिंग है। चौथा सूत्र, प्यार और आजादी का साथ चलना, लव एंड फ्रीडम गो टुगेदर। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है, क्योंकि अक्सर प्यार में एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पोजेसिवनेस होती है, एक तरह का बंधन महसूस होता है। लोग कहते भी हैं प्यार में तो ये सब चलता है, और ओशो इसी चलता है वाली सोच पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो सच में प्यार है तो वो बंधन ला ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो आप उसकी खुशी चाहेंगे, उसकी ग्रोथ चाहेंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल। और ग्रोथ हमेशा फ्रीडम में होती है, बंधन में नहीं। अगर आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखना चाहते हैं, उसे पोजेस करना चाहते हैं, तो वो प्यार नहीं है। बिल्कुल। ओशो कहते हैं कि ये प्यार नहीं, ये डर है, ये इनसिक्योरिटी है, ये ईगो का खेल है, मालिकाना हक जताने की कोशिश है। तो फिर सच्चा प्यार क्या है ओशो के नजरिए से? सच्चा प्यार वो है जो दूसरे की इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करे, उसे अपनी तरह से जीने की आज़ादी दे, उसके पोटेंशियल को खिलने में मदद करे। इसमें ज़बरदस्ती नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती, कंडीशंस नहीं होती। कंडीशंस नहीं होती। इसमें ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है। आप दूसरे को स्पेस देते हैं, उसकी पर्सनल फ्रीडम का सम्मान करते हैं। अगर प्यार में दूसरा व्यक्ति घुटन महसूस कर रहा है, बंधा हुआ फील कर रहा है, तो ओशो कहते हैं कि वो रिलेशनशिप प्यार पर नहीं, किसी और इमोशन पर बेस्ड है। जैसे शायद डिपेंडेंसी, या अकेलेपन का डर, या सोशल प्रेशर, कुछ भी हो सकता है। उनके लिए तो प्यार और आज़ादी एक ही सिक्के के दो पहलू थे। अगर आज़ादी नहीं तो प्यार भी नहीं, सिंपल। ये बहुत आइडियलिस्टिक लगता है, पर शायद रिलेशनशिप्स को देखने का एक बहुत ही हेल्दी पर्सपेक्टिव है ये। कंट्रोल की जगह ट्रस्ट और फ्रीडम पर फोकस करना बिल्कुल हेल्दी है। इससे जुड़ा हुआ अगला पॉइंट है पांचवा सूत्र, जीवन एक उत्सव है, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन।
ये भी थोड़ा अजीब लगता है जब हम लाइफ की प्रॉब्लम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्ट्रेस इन सब को देखते हैं। सेलिब्रेशन वाली फीलिंग कहाँ से लाएं फिर? ओशो का मानना था कि हमने ना लाइफ को एक प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है, जिसे कंटिन्यूअसली सॉल्व करना है। हम हमेशा किसी न किसी स्ट्रगल में, किसी न किसी टेंशन में रहते हैं। हाँ, ये तो है। या तो पास्ट को लेकर दुखी या फ्यूचर को लेकर चिंतित। इस चक्कर में हम लाइफ का जो फंडामेंटल नेचर है कि एक गिफ्ट है, एक मिस्ट्री है, एक लीला है, उसे भूल जाते हैं। तो ओशो क्या कहते थे? ओशो कहते थे कि लाइफ को इतना सीरियस मत लो यार, थोड़ा लाइट हार्टेडनेस लाओ, थोड़ा प्लेफुलनेस लाओ। प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगी, वो तो लाइफ का हिस्सा है, लेकिन उनको लेकर रोते रहने के बजाय लाइफ के हर पल में जो जॉय है, जो ब्यूटी है, उसे देखने की कोशिश करो। तो मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दें? नहीं, इग्नोर नहीं करना है, पर उनके होते हुए भी लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को चेरिश करना, अप्रिशिएट करना, ये बस पर्सपेक्टिव शिफ्ट की बात है। अच्छा। लाइफ को एक बोझ की तरह ढोने के बजाय उसे एक डांस की तरह जियो, एक गीत की तरह। नाचो, गाओ, हंसो, एंजॉय करो। जो भी करो उसमें एक सेलिब्रेशन का एलिमेंट ढूंढो। खाना खा रहे हो तो उसे सेलिब्रेट करो, दोस्तों से मिल रहे हो उसे सेलिब्रेट करो, सुबह उठे हो, सांस चल रही है, ये भी तो एक सेलिब्रेशन का रीजन है। सही बात है। जब हम लाइफ को एक उत्सव की तरह देखते हैं तो हमारी एनर्जी बदल जाती है। हम ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। सीरियसनेस हमें बांध देती है, सेलिब्रेशन हमें खोलता है। ये एटीट्यूड शिफ्ट लाना जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही कॉमन ह्यूमन इमोशन पर, डर। छठा सूत्र है, डर से मुक्ति पाएं, गेट फ्रीडम फ्रॉम फियर। फियर। फेल होने का डर, रिजेक्शन का डर, बीमारी का डर, मौत का डर। डर तो हमें हर तरफ से घेरे रहता है। इससे मुक्ति कैसे मिले? क्या भागकर? ओशो कहते थे, डर से भागने से वो और बड़ा होता है। ओह। और हम अक्सर यही करते हैं। जिस चीज से डर लगता है उसे अवॉइड करते हैं, उसके बारे में सोचना नहीं चाहते, उसे सप्रेस करते हैं। हाँ। लेकिन ओशो का अप्रोच बिल्कुल उल्टा था। वो कहते थे, डर से भागो मत, उसे फेस करो। फेस करो। हाँ, उसे देखो, उसे समझो। अपने डर की आंखों में आंखें डालकर पूछो, तू है क्या, कहां से आया है, तेरा रूट कॉज क्या है। उसे एनालाइज करना, उसकी जड़ तक जाना। हाँ, एनालाइज करना। और उससे भी इंपॉर्टेंट, उसे एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करना डर को। हाँ, जिस पल आप अपने डर को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो, एक्नॉलेज कर लेते हो कि हाँ, मुझे ये डर है, उसी पल उसकी पावर काफी हद तक कम हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि डर तभी तक कंट्रोल करता है जब तक हम उससे लड़ते रहते हैं, उसे इनकार करते रहते हैं, रेजिस्टेंस देते हैं। जैसे अंधेरे से लड़ नहीं सकते, सिर्फ रोशनी लानी पड़ती है। हाँ। वैसे ही डर से लड़ नहीं सकते, सिर्फ अवेयरनेस, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ती है। एक्सेप्टेंस ही डर से मुक्ति का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कदम है। जब आप डर को समझ लेते हो तो वो आप पर हावी नहीं हो पाता। ये अप्रोच कॉन्कर योर फियर से तो काफी अलग है। यहाँ एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग पर जोर है। बिल्कुल, जोर अंडरस्टैंडिंग पर है। इसी अंडरस्टैंडिंग से जुड़ता हुआ अगला पॉइंट लगता है मुझे, 7वां सूत्र, खुद के प्रति ईमानदार रहें। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। हॉनेस्टी। स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में लोग अक्सर एक परफेक्ट इमेज प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हमेशा शांत, हमेशा पॉजिटिव। लेकिन ये कितना रियलिस्टिक है? ओशो के लिए ये बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं था, बल्कि वो इसे हिपोक्रेसी कहते थे, ढोंग। अच्छा। उनका कहना था कि असली आध्यात्मिकता, रियल स्पिरिचुअलिटी, ये बाहरी दिखावा नहीं है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसे एक्सेप्ट करो, ये मत दिखाओ कि आपको गुस्सा नहीं आता। अगर आप दुखी हो तो उस दुख को फील करो, उसे दबाओ मत एक झूठी मुस्कान के पीछे। लेकिन लोग तो सोचते हैं कि स्पिरिचुअल होने का मतलब है गुस्सा ना करना, दुखी ना होना। यही तो मिसकंसेप्शन है। ओशो कहते थे, झूठे संत बनने की कोशिश करने से लाख गुना बेहतर है कि आप एक सच्चे, ऑथेंटिक इंसान बनो। अपनी फीलिंग्स के प्रति, अपने थॉट्स के प्रति, अपने अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनके प्रति ईमानदार रहो, ऑनेस्ट रहो। तो मतलब अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी ओन करना, जैसे डर, गुस्सा, जेलसी, इन सबको एक्नॉलेज करना बिना जज किए। एग्जैक्टली। सेल्फ ऑनेस्टी का मतलब यही है कि आप अपने आप को पूरा का पूरा एक्सेप्ट करें, रोशनी भी और अंधेरा भी, गुड पार्ट्स एंड बैड पार्ट्स। जब आप एक्सेप्ट करते हैं तभी ट्रांसफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी बनती है। अच्छा। अगर आप सप्रेस करते रहेंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी अंदर ही अंदर इकट्ठी होती रहेगी और किसी ना किसी दिन गलत तरीके से फूटेगी। ऑथेंटिक होना, जैसे हैं वैसे अपने आप को स्वीकार करना, ओशो के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ की नींव थी, फाउंडेशन। बिना इसके सब बेकार हैं। ये बात तो काफी लिबरेटिंग है।
जी। कि परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब 8वें सूत्र पर आते हैं। ये माइंड के फंक्शन से रिलेटेड है। बुद्धि से ज्यादा अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। ट्रस्ट इंट्यूशन मोर देन इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट वर्सेस इंट्यूशन। हाँ, हम लोग तो लॉजिक, रीजन, इंटेलेक्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। डिसीजंस, फैक्ट्स और एनालिसिस पर लेते हैं। इंट्यूशन को तो अक्सर बस ऐसी फीलिंग कहकर डिसमिस कर दिया जाता है। हाँ, और ओशो इस बैलेंस को शिफ्ट करने की बात करते थे। ऐसा नहीं कि वो इंटेलेक्ट की वैल्यू को इनकार करते थे। बुद्धि जरूरी है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, एनालिसिस के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, बिल्कुल जरूरी है। तो फिर लेकिन वो कहते थे कि इंटेलेक्ट लिमिटेड है, उसकी एक सीमा है। वो सिर्फ वही प्रोसेस कर सकती है जो उसे पता है, जो डेटा उसके पास है, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो लॉजिक के परे है, जो रैशनल माइंड की पकड़ में नहीं आता। जैसे जीवन के गहरे सच, एग्जिस्टेंस के मिस्ट्रीज, क्रिएटिविटी के मोमेंट्स। ये सब अक्सर इंटेलेक्ट से नहीं, इंट्यूशन से, अंतर्ज्ञान से रिवील होते हैं। इंट्यूशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? वो गट फीलिंग, हाँ, आप उसे गट फीलिंग कह सकते हैं। एक इनर नोइंग, एक ऐसी समझ जो बिना किसी लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अचानक से आ जाती है, अंदर से आवाज आती है। ओशो कहते थे कि हम सबके अंदर ये इंट्यूटिव फैकल्टी है, लेकिन हमने उसे यूज करना बंद कर दिया है इंटेलेक्ट पर ओवर रिलायंस के कारण। वो कहते थे कभी कभी अपने दिल की सुनो, अपनी इनर वॉइस पर ट्रस्ट करो, भले ही वो लॉजिक के खिलाफ जा रही हो। खासकर लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस में, रिलेशनशिप्स में, क्रिएटिव परस्यूट्स में इंट्यूशन आपको वो गाइड कर सकती है जो सिर्फ इंटेलेक्ट नहीं कर सकता। पर इसको डेवलप कैसे किया जाए? इस पर ट्रस्ट कैसे करें? मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, ये सब चीजें इंट्यूशन को नेचुरली स्ट्रांग करती हैं। जितना मन शांत और क्लियर होगा, उतना ही हम अपनी सटल इनर वॉइस को सुन पाएंगे। अच्छा। और थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, उस आवाज पर भरोसा करके एक्ट करना पड़ता है शुरू में। धीरे धीरे वो ट्रस्ट बढ़ता जाता है। देखिए, इंटेलेक्ट और इंट्यूशन को दुश्मन नहीं बनाना है, दोस्त बनाना है। दोनों का बैलेंस जरूरी है। बैलेंस इज की, सही कहा। अब आते हैं उस विषय पर जिसका डर शायद सबसे बड़ा है, मौत, डेथ। नवा पॉइंट है, मृत्यु को समझे, अंडरस्टैंड डेथ। मौत का डर हमें पूरी तरह से जीने से रोकता है, ऐसा ओशो का मानना था। कैसे समझे मौत को? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, बड़ा सवाल है। और ओशो का अप्रोच यहाँ भी एक्सेप्टेंस का था। वो कहते थे कि मौत को एक दुश्मन, एक ट्रेजेडी की तरह मत देखो। इसे लाइफ का एक नेचुरल, इनेविटेबल हिस्सा समझो। जैसे जन्म है वैसे ही मौत है, जैसे बदलाव है वैसे ही मौत है। तो मौत अंत नहीं है? ओशो कहते थे मौत अंत नहीं है, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बदलाव। जैसे कैटरपिलर बटरफ्लाई बन जाता है। हाँ, वैसे ही मौत कॉन्शियसनेस का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांजिशन हो सकता है। ओशो इस बात पर बहुत जोर देते थे कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम इस शरीर में रहने वाली चेतना है, कॉन्शियसनेस है। शरीर नष्ट होता है, लेकिन चेतना का क्या होता है, ये एक मिस्ट्री है। तो मौत के डर से ऊपर उठने के लिए उसे एक्सेप्ट करना जरूरी है, उसके बारे में सोचना जरूरी है। बिल्कुल। जो व्यक्ति मौत के सच को, उसकी इनेविटेबिलिटी को स्वीकार कर लेता है, वो उसके डर से मुक्त हो जाता है। और जब मौत का डर नहीं रहता, तभी इंसान लाइफ को उसकी टोटलिटी में पूरी तरह से जी पाता है। कैसे? क्योंकि फिर उसे कुछ खोने का डर नहीं रहता, वो हर पल को इंटेंसली जी सकता है। बल्कि ओशो तो ये भी कहते थे कि मौत का अवेयरनेस ही लाइफ को प्रेशियस बनाता है। जब हमें पता होता है कि टाइम लिमिटेड है, तभी हम उसे मीनिंगफुली यूज करते हैं। इसलिए मौत को समझना ओशो के लिए लाइफ को समझने का एक हिस्सा था। दे गो टुगेदर। डेथ एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट ऑपोजिट टू इट। ये पर्सपेक्टिव डर कम कर सकता है। और अब आखिरी 10वां सूत्र, ये सन्यास के कॉन्सेप्ट को रीडिफाइन करता है। सन्यास का अर्थ त्याग नहीं, अवेयरनेस है। सन्यास मीन्स अवेयरनेस, नॉट रिनंसिएशन। हाँ, सन्यास सुनते ही तो मन में वही इमेज आती है, सब कुछ छोड़कर, ऑरेंज कपड़े पहनकर पहाड़ों में चले जाना। हाँ, ये ट्रेडिशनल इमेज है, बिल्कुल। लेकिन ओशो ने इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने नियो सन्यास का आइडिया दिया, नया सन्यास। नियो सन्यास, वो क्या है? उनके लिए असली सन्यासी वो नहीं जो दुनिया से भाग जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाए। क्योंकि आप भागकर जाएंगे कहाँ? आपका मन तो आपके साथ ही जाएगा, है ना? सही बात है। तो असली सन्यास कोई एक्सटर्नल एक्ट नहीं है, कपड़े बदलना या जगह बदलना नहीं है, बल्कि एक इंटरनल स्टेट है, अवेयरनेस की स्टेट,
होश की स्टेट। तो उनके हिसाब से सन्यासी कौन है फिर? असली सन्यासी वो है जो दुनिया में रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता, डिटैच्ड रहता है। वो फैमिली में रह सकता है, जॉब कर सकता है, लाइफ के हर एस्पेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन एक अवेयरनेस के साथ, एक डिटैचमेंट के साथ। वो दुनिया के खेल को देखता है, उसमें हिस्सा लेता है, लेकिन उसके रिजल्ट से, उसके सुख दुख से बंधा हुआ नहीं रहता। वो एक ऑब्जर्वर की तरह जीता है, विटनेस की तरह। अच्छा। जीवन से भागना ही, जीवन को पूरी तरह पूरी अवेयरनेस के साथ जीना ही ओशो के लिए असली सन्यास था। आप कहीं भी हों, कुछ भी कर रहे हों, अगर आप अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं, तो आप सन्यासी हैं, भले आप बिजनेस चला रहे हो। मतलब फोकस आउटर रिनाउंसिएशन पर नहीं है कि क्या छोड़ना है, बल्कि इनर अवेयरनेस और डिटैचमेंट पर है। दुनिया में रहो लेकिन दुनिया के ना हो जाओ। प्रिसाइजली, बिल्कुल यही। ओशो कहते थे कि असली चैलेंज और अपॉर्चुनिटी इसी में है, संसार में रहते हुए भी कमल के पत्ते की तरह जीना, पानी में रहते हुए भी उससे भीगना नहीं। ये उनके नियो सन्यास का कोर आइडिया था। तो ये थे ओशो के 10 सूत्र। अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो इनमें कॉमन थ्रेड सा दिखता है मुझे, वो है सेल्फ अवेयरनेस। हाँ, सेल्फ अवेयरनेस, ऑथेंटिसिटी, फ्रीडम और प्रेजेंट मोमेंट में जीने का। हर सूत्र कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर झांकने को, सोसाइटी के दिए हुए पैटर्न से हटकर अपनी सच्चाई को जीने को प्रेरित करता है। हाँ बिल्कुल, ये सभी पॉइंटर्स हैं, नियम नहीं है, ये गाइड पोस्ट्स हैं, और ये सब बाहर से ज्यादा अंदर की यात्रा की तरफ इशारा करते हैं। सही। प्रेजेंट मोमेंट में जीना, अपनी यूनिकनेस को पहचानना, हर काम अवेयरनेस से करना, प्यार में आज़ादी देना, लाइफ को सेलिब्रेट करना, डर को एक्सेप्ट करना, खुद से ईमानदार रहना, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना, मौत को समझना और दुनिया में रहते हुए भी अवेयर रहना, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इन सभी को लाइफ में उतारने के लिए, हाँ, इन सभी सूत्रों को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहला कदम शायद अपने ही मन के पैटर्न्स को समझना है, अपनी कंडीशनिंग को समझना है, अपने डर और अपनी डिजायर्स को समझना है, बिना जज किए। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक जर्नी है, सेल्फ डिस्कवरी की, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। ओके, हमें उम्मीद है आज का सूत्र आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।